सारी चीजें। तो कुंडली आपको एक बार देखना समझ में आ गया, आपके पास एक बच्चे की कुंडली आई, आपने उसके बड़ी बड़ी चीजें जिंदगी की, उसकी पढ़ाई लिखाई, धन दौलत, उसके पास वाहन का सुख है, घर का सुख है, उसको कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहिए, आगे चल के कौन से स्ट्रीम में पढ़ाई करनी चाहिए, शादी वादी होगी नहीं, बच्चे होंगे नहीं, या कोई दोष है उस कुंडली में, जैसे कि पितृ दोष आपने देखा, काल सर्प दोष देखा, कोई भी आपने दोष वगैरह देखा, मंगलिक योग देखा, कुछ देखा, आपने बता दिया। वो सब तो ठीक है, आपने बता दिया, एक ओवरऑल बता दिया कि आपके बच्चे का जीवन कैसा रहेगा। ठीक है, मध्य आयु है, अल्प आयु है, दीर्घ आयु है, ये तो आपने बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा उनका, ये काम कब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही रहेगा कि ठीक है, आपने बताया कि आपके बच्चे का विदेश यात्रा है, तो फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, कब होगा मैडम, या कब होगा सर। तो आप क्या बोलेंगे उस समय। तो यहां तक आप लोग, आई एक्सपेक्ट कि आपको आता हो, बेसिक एस्ट्रोलॉजी कुंडली पढ़नी आपको समझ में आती हो, ये हम हमारा एक्सपेक्टेशंस रहेगा। अब प्लैनेट्स किस राशि में बैठे हैं, किस भाव में बैठे हैं, ये तो हो गया हमारा D1 चार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग नेटल चार्ट भी बोलते हैं। उसके आगे हमारा क्या होता है, बाकी के डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जिसमें नवांश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद D3 है, D7 है, D10 है, द्वादशांश है, बहुत सारे फिर डिविजनल चार्ट्स हैं, 16 डिविजनल चार्ट्स हैं हमारे पास टोटल, इंक्लूडिंग नेटल चार्ट। वो देखते हैं, दशा देखोगे आप, ट्रांजिट देखोगे, तो इतनी चीज देख के फिर आप कोई टाइमिंग ऑफ इवेंट पे पहुंच पाओगे। और ये सब भी कब पहुंचोगे, देश काल पात्र के साथ। ठीक है, तो मैं जरा स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ अपना। तो नवांश, अभी नवांश क्या होता है, किसी भी नवम अंश, किसी भी साइन का 9 अंश होता है नवांश। वैसे दशांश क्या होगा, दशम अंश। दृष्टांत क्या होगा, D3, 3 अंश है ना। तो इस तरह से अंश होते हैं। तो नवांश को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, अगर हम लोगों ने नेटल चार्ट को किंग बोला है, क्योंकि उसके बगैर तो हम कुंडली देखेंगे ही नहीं, तो नवांश को क्वीन बोला गया है। नेटल चार्ट की विमशोपक बल में 20, जिसमें 20 से काउंट होता है, उसमें नेटल चार्ट को 6 अंक प्रोवाइडेड है। तो नवांश को कितने हैं, 5, और बाकी के डिविजनल चार्ट्स को उससे कहीं कम है। तो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इनफैक्ट बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बगैर कुंडली, चंद्र कुंडली और नवांश के देखते ही नहीं है, और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको प्लैनेट की स्ट्रेंथ, नॉट ओनली स्ट्रेंथ, जब जैसे मैं बात कर रही हूँ टाइमिंग ऑफ इवेंट, वो भी हमको नवांश से काफी हद तक हेल्प होती है। ठीक है, तो सबसे पहले नवांश कुंडली क्या होती है, नवम अंश क्या होता है। बहुत सारे लोग मुंह से आपने सुना होगा कि नवांश मैरिज के लिए है, ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। नवांश मैरिज के लिए सिर्फ नहीं होता है, यस मैरिज में भी वो हेल्प करता है, लेकिन बाकी के लाइफ, बाकी की चीजों के लिए भी नवांश उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा नेटल चार्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नवांश कुंडली में प्लैनेट नीच का हो गया, नवांश कुंडली में जाके खराब स्थिति में आ गया, तो कितना भी अच्छा हो नेटल चार्ट में, जब आप सोचेंगे मेरे को ये, मेरा तो लग्नेश है, मेरे को तो ये अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, इसकी अच्छी दशा आएगी, या अष्टमेश है, अष्टमेश की ज्यादातर दशाएं खराब हम बोलते हैं, बट वो नवांश में जाके अच्छा बैठ जाएगा, या फिर उच्च का हो गया, या भाग्यांश में चला गया, दशमांश में चला गया, वो सब देखना पड़ेगा, लाभांश में चला गया, तो उसके रिजल्ट्स आपको फिर मिले जुले मिलेंगे, सिर्फ खराब नहीं मिलेंगे। तो नेटल चार्ट एंड नवांश चार्ट दोनों को कैसे देखना है, तो सबसे पहले तो नवांश कुंडली बनाना आपको सीखना चाहिए। ये है ना एकदम जबान पे होता है कि हमारे पास एक कुंडली आई, जरूरी नहीं है कि मेरे पास उसका D9 चार्ट भी आया, बट आपको मेंटली कैलकुलेट करके कि ओके नवांश में वो प्लैनेट कहाँ पे बैठा होगा, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये थोड़ा इसका ज्ञान होना चाहिए इस मैथ्स का, तो वो पढ़ेंगे हम लोग।
आप ही लोगों की कुंडली में से एक दो लूंगी मैं क्लास में, और फिर उस एग्जाम्पल चार्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी सेलिब्रिटी का ले लिया उसका दिखा दिया, उसका वो कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं क्लास में किसी की एक या दो लोगों की कुंडली लूंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी कि नवांश चार्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि प्लैनेट कौन से अंश में गया, वो शुभ अंश में जा सकता है, भाग्यांश, लाभांश, तो ये सब तो अच्छे हैं, केंद्रांश, कोणांश, लग्नांश, ये सारे अच्छे हैं। लेकिन इसका साथ में कुछ बहुत खराब भी है, जैसे 64th नवांश है, निधनांश है, अष्टमांश है। अब नाम ही सुनिए, निधन अंश, नाम से ही थोड़ा लगता है प्रॉब्लम है। अष्टम अंश, हमको पता है एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर अष्टम का खराब ही संबंध रहता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ताकि हमको समझ में आए कि प्लैनेट एग्जैक्टली उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ऊपर से हम लोग कई बार देखो, नेटल चार्ट में क्या होता है ना, एक इंसान है, ऊपर से अच्छे कपड़े पहना है, हमको वो अच्छा दिख रहा है, बट अंदर से उसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो तभी समझ में आएगा जब हम उसको दौड़ता भागता कुछ काम करता हुआ देखेंगे। किसी की आप फोटो देख लिया वो नेटल चार्ट है, लेकिन किसी को क्रिया करते हुए देखना वो नवांश चार्ट है। तो फोटो से कोई कितना भी ब्यूटीफुल लग सकता है, इनफैक्ट हम लोग तो आज तो जमाना है कि हम लोग उसको भी चेंज कर सकते हैं, फोटोजेनिक कुछ चेंज कर सकते हैं, बट नवांश में हमको उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ पता चलती है। और नॉट ओनली नवांश, D3, बाकी के बाकी के डिविजनल चार्ट्स में भी पता चलता है, बट नवांश बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है नवांश को। तो नवांश कुंडली देखना जरूरी होता है जब हम पूरे ठीक से एनालिसिस करना चाहते हैं तो। फिर चार स्थित और कॉमन नवांश क्या है वो समझेंगे। वर्गोत्तमी, वर्गोत्तमी प्लैनेट भी होता है और वर्गोत्तमी राइजिंग साइन भी होता है, तो दोनों का फर्क क्या है और दोनों के फर्क में रिजल्ट्स क्या है। अब जरूरी नहीं है कि वर्गोत्तमी, आप लोगों में से कुछ लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, हालांकि क्लास में तो हम करेंगे ही। तो वर्गोत्तमी अगर है तो प्लैनेट, इसका मतलब है कि नवांश में भी उसी साइन में बैठ गया। अगर एक प्लैनेट हमारे नेटल चार्ट में, हमारे बर्थ हॉरोस्कोप में लियो में, सिंह में बैठा है, तो नवांश में भी अगर वो सिंह राशि में आ जाएगा ना तो उसको बोलेंगे हम वर्गोत्तमी। बट जरूरी नहीं है कि वर्गोत्तमी मतलब कि वो स्ट्रांग हो गया, बट वो आपको रिजल्ट कैसा देगा, ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग साइन अगर है तो, एक सेकेंड, अगर स्ट्रांग है तो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही रिजल्ट देगा। बहुत सारे स्ट्रांग लोग दुनिया को खराब कर रहे हैं, राइट है, उसके लिए ताकत होनी चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग हमारे लिए हेल्पफुल भी हो सकता है, हमारा बॉडीगार्ड भी हो सकता है, और स्ट्रांग एक टेररिस्ट भी हो सकता है जो हमको नुकसान पहुंचाए। करेक्ट है। तो वो कुंडली का मेलेफिक है या बेनेफिक है, मतलब नेचुरली मेलेफिक और बेनेफिक आप लोगों को पता होगा, पर कुंडली में कौन से प्लैनेट मेलेफिक बेनेफिक हैं, नवांश में जाके मेलेफिक बेनेफिक हो जो, तो ये आपने अभी, मैंने ये सब बात करी ना अभी, शुभांश में है, भाग्यांश में है, अष्टमांश में है, कौन से अंश में बैठा है, क्रूर अंश में है, कौन से अंश में बैठा है, कुंडली का नेचुरल मेलेफिक बेनिफिक है या नहीं, और नवांश में कैसा बैठा है, वो देख के हमको पता चलेगा कि प्लैनेट में एक्चुअल स्ट्रेंथ अच्छा करने की है कुंडली के लिए, वो प्रो है या कुंडली के वो अगेंस्ट है, तो वो समझेंगे हम लोग। तो बेसिकली स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ वो कुंडली के लिए हमारा उसकी दशाएं में वो अच्छा रिजल्ट देगा या खराब रिजल्ट देगा। वैसे 64th नवांश है, निधनांश है, ये सारे कब यूज होते हैं, जब हमको हेल्थ देखनी है, जब कुछ मिजरीज आती है लाइफ में। अब 64th नवांश, निधनांश, नाम जरूर है निधनांश या अष्टमांश, लेकिन ये योग बार बार आएंगे, इनकी दशाएं अंतरदशाएं चलेंगी, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि वो डेथ ही दिखा दे। वो ऐसा भी दिखा सकता है एक्सट्रीम पेन, या फिर सम डिफिकल्टीज, फाइनेंशियल लॉस, या फिर एक्सीडेंट्स, या सम इमोशनल ट्रबल, कुछ भी दिखा सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन आवर चार्ट, अगेन देश काल पात्र। तो ये सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो नवांश के बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे, वो सब हम लोग सीखेंगे। और उसी में आता है एक पुष्कर नवांश, राशि तुल्य नवांश,
वर्गोत्तम नवांश। तो ये सारी, ये अच्छे टर्मिनोलॉजीज है। अगर प्लैनेट्स इन सब जगहों पे बैठा है, वो वर्गोत्तमी हो गया, पुष्कर नवांश में चला गया, वर्गोत्तमी, या फिर राशि तुल्य नवांश में सेम जगह पे वो बैठ गया, तो ये सब हम लोगों का अच्छी टर्मिनोलॉजीज है। और वैसे ही कुछ डिफिकल्टीज भी है, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। और आई विल शो दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल चार्ट्स। सिर्फ ऐसे बातें करके नहीं, कुंडली में एक्चुअल दिखा के, या फिर आपकी कुंडलियों में से हम ये सब करने वाले हैं। सम इम्पॉर्टेंट चार्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट्स लेंगे टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये हमारा ओवरऑल मोटा मोटी ब्रॉडली नवांश का सिलेबस है। इसमें कुछ प्लस माइनस, प्लस ही होगा, माइनस तो क्या होगा, और भी हो क्लास के टाइम पे हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने अभी नेचुरल मेलेफिक, नेचुरल बेनिफिक, फंक्शनल मेलेफिक, फंक्शनल मेलेफिक, जैसे जुपिटर है तो क्या वो हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा? क्या वीनस हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा फॉर एवरी असेंडेंट? या फिर मार्स या शनि क्या खराब ही रिजल्ट देंगे? ऐसा नहीं होता। कई बार हमने देखा है कि मार्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे, शनि के रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, रंग से एकदम राजा बना दिया जाएगा, एंड एट द सेम टाइम जुपिटर का पूरा 16 साल इंसान घर में बैठे ही निकाल दिया। वो अच्छा खासा काम कर रहा था राहु में, जुपिटर में बिल्कुल धंधा चौपट हो गया। ये सब भी देखने को आता है। तो डिपेंड करता है कि नेटल कुंडली में वो प्लैनेट फंक्शनल मेलेफिक है या बेनिफिक है, वो भी समझने की जरूरत है। तो ये आप लोगों को अगर नहीं आता है तो ये फर्स्ट क्लास में सारे बेसिक सिखाए जाएंगे नेटल चार्ट में। उसके बाद हम लोग नवांश पे, दशा पे और ट्रांजिट में आएंगे। तो फर्स्ट क्लास विल बी टू अंडरस्टैंड प्लैनेट्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका संबंध कैसे होता है, प्लस आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो जिनका थोड़ा बेसिक ऊपर नीचे रहेगा, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ क्वेरीज रहेंगे, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब आएंगे हम लोग दशा पे। नवांश हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे दशा। तो मतलब क्या है? अच्छा, ये दशाएं कौन सी रहेगी? वैसे हमारे पास लगभग 40 दशाएं हैं, अदर देन हमारी विंशोत्तरी दशा, जैसे चर दशा है, योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी, ऐसे बहुत सारी दशाएं हैं। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विंशोत्तरी दशा। स्टार्ट कीजिए आप लोग विंशोत्तरी दशा से, और उसके बाद में और दशाएं आप लोग लगा सकते हैं, दैट्स ओके। सो मीनिंग क्या होता है महादशा लॉर्ड का, अंतरदशा लॉर्ड का और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का? और ये 5 स्टेज तक जाता है: महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। बट हम लोग यहाँ पे फोकस किस पे करेंगे? महादशा और अंतरदशा पे। कभी कभी दशाएं बहुत बड़ी होती हैं तो हम लोग प्रत्यंतर तक जाते हैं। तो उसका भी कैलकुलेशन, मतलब कैसे देखते हैं? हमने देखा, सॉफ्टवेयर खोला, ये दशा चल रही, बट वो दशा आई कैसे? अगर कोई जातक मंगल की दशा में पैदा हुआ या केतु की दशा में, तो क्यों केतु की दशा में पैदा हुआ या क्यों मंगल की, कैसे समझ में आता है वो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि उसको समझना कैसे है कि कोई भी इंसान किस दशा में पैदा होगा। फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद वो सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है ना, ये ऑर्डर से चलता है। केतु है फर्स्ट, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर मंगल है, एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ आप पैदा होते हो, कहाँ पे जातक पैदा हुआ होता है? मान लीजिए किसी की कोई शनि की दशा में किसी जातक का जन्म हुआ, तो शनि की दशा फर्स्ट दशा हुई, उसके बाद बुध, फिर केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, और इस तरह से दशाएं चलती हैं। तो सीक्वेंस समझेंगे। फिर दशाएं कैसे पढ़ते हैं? तो दशा पढ़ने के बहुत सारे रूल्स हैं, 7-8 रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है नव तारा सिस्टम, कि हमारा उसमें क्या होता है? जन्म, संपत, विपत, इस तरह से ताराएं होती हैं। कितनी ताराएं होती हैं? 9 ताराएं होती हैं। तो प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है, उससे हमको वो समझ में आता है। तो अगर अभी जैसे मैंने आपको बता, गुरु की दशा देख के सोच लिया, अरे बहुत ही अच्छे आने वाला है, वीनस ये तो मेरा 11th लॉर्ड है या 11th में बैठा है, मेरी तो अभी डिजायर्स ऑफ फुलफिलमेंट होंगे, लाभ का समय है, तो बहुत ही हमको वेल्थ से लाभ मिलेगा, ऐसा लगता है। जरूरी नहीं है। वो फिर से अगेन, हमने नवांश में तो देखा उसका स्ट्रेंथ,
अब दशा में भी देखेंगे कि नव तारा में कहीं वो 3 5 7 तारा से तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो नव तारा देखेंगे, उससे भी डिसाइड होगा। ठीक है। महादशा नाथ कैसा रिजल्ट, क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। जैसे शुक्र है, मान लीजिए शुक्र ही है, तो शुक्र क्या क्या रिजल्ट दे सकता है। शुक्र शादी करा सकता है, शुक्र वेल्थ दिला सकता है, शुक्र के समय में भोग हो सकता है, सुख संपत्ति आ सकती है। मंगल है, उस समय भूमि आ सकती है, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी कंपटीशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो कारक, कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले ही मंगल का आपके चौथे हाउस से कोई भी रिलेशन नहीं है, जैसे अगर हम लोग टॉरस असेंडेंट देखते हैं, वृषभ असेंडेंट, तो चौथे से मंगल का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन और दृष्टि भी नहीं है, जिस तरह से बैठा है मंगल, छठे में बैठा है, तो चौथे की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, बट फिर भी मंगल में जातक ने घर बना लिया बहुत अच्छा। तो वो डिपेंड करेगा कि मंगल क्यों, क्योंकि मंगल कारक है। वैसे ही अगर मैं वीनस केतु की बात करूं, तो वीनस केतु की दशा में क्या पॉसिबिलिटी है, मेरी पत्नी को कुत्ते ने काट लिया। क्यों भाई, कोई लेना देना ही नहीं था, वीनस मेरा सेवेंथ लॉर्ड भी नहीं था, बट वीनस कारक है पत्नी का, केतु कारक है काटने का, है ना, कटना, चोट लगना, कुत्ते की बाइटिंग। इसीलिए केतु की रेमेडीज में एक कुत्ता भी आता है, कुत्ते को सर्व करो। तो कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन ये हुआ। तो कारक, कारक समझना बहुत जरूरी है। प्लैनेट अपने कारक का रिजल्ट बहुत ज्यादा देते हैं, क्योंकि वो उनका बिगेस्ट पोर्टफोलियो है। बाकी 1 से 12 तक एसेंडेंट है, प्लैनेट कहीं पे भी साइन जा सकती है, तो वो उस साइन का अपने प्लेसमेंट का तो देंगे। बट एक जो स्थिर कारक है, जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, जो स्थिर कारक है, उसका रिजल्ट देने को प्लैनेट बाध्य होते हैं। जैसे अभी क्या चल रही, नवरात्रि चल रही, हम माँ से क्या मांगते, सुख शांति, क्योंकि वो उनका वो पोर्टफोलियो है। हमको शक्ति दो, हमको समृद्धि दो, हमको सुख शांति दो। ठीक है। तो इस तरह से प्लैनेट्स के कारक होते हैं। जितने ज्यादा कारक आपको पता है उतना अच्छा, और बाकी हम नोट्स वगैरह में तो पढ़ेंगे ही। तो अम, क्या रिजल्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है। जजिंग द रिजल्ट ऑफ दशा अंतर्दशा, रिजल्ट ऑन वेरियस फैक्टर। तो प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, मेलेफिक है, बेनेफिक है, नेटल में कैसा था, नवांश में कैसा है, कहीं अस्त तो नहीं है, या अस्त है तो फिर क्या होगा, किस चीज का कारक है, ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करता है हमारा दशा कैसा जाएगा। और दशा तो अब देखो, बिगेस्ट दशा होती है शुक्र की 20 साल की, तो क्या पूरा 20 साल अच्छा जाएगा, या फिर सूर्य की होती सिर्फ 6 साल की, तो क्या पूरा 6 साल अच्छा या खराब ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। बीच बीच में अंतर दशाएं आएंगी। और क्या अगर मेरा, मान लीजिए शनि खराब है, तो क्या हर अंतरदशा में शनि का प्रॉब्लम होगा, क्या वीनस में शनि खराब रहेगा, गुरु में शनि खराब रहेगा, मंगल में शनि हर समय खराब होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि ये प्लैनेट आप कैसे देखेंगे, दशानाथ से, महादशानाथ से अंतरदशानाथ कैसा बैठा है। गुरु से शनि की अगर प्लेसमेंट अच्छी है, तो उस समय आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मंगल के साथ खराब प्लेसमेंट है तो खराब मिलेंगे, डिपेंडिंग किस तरह का प्लेसमेंट है। जनरली 6 8 के प्लेसमेंट को हम खराब मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, 1 7 को न्यूट्रल मानते हैं, 5 9 को अच्छा मानते हैं। तो संबंध क्या है दोनों प्लैनेट का, दशा और अंतरदशा प्लैनेट्स के संबंध क्या है, उस पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। अगेन उस पे भी डिपेंड करता है। तो हम देखें बहुत सारी अभी नवांश और अभी दशाएं, दशाओं की कितनी सारी चीजें जिस पर डिपेंड करेगा कि हमको क्या रिजल्ट मिलेगा और कैसा रिजल्ट मिलेगा। दशा तो आ गई, गुरु की दशा तो आ गई, वेल्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या गुरु में किसी और की आ गई, आपको योग बन गया, आपके कुंडली में बड़ा खूबसूरत सा चंद्र गुरु योग यानी कि गज केसरी बन रहा है, और दशांतर दशा में भी दोनों आ गए, तो फिर आपको उस समय 100% वेल्थ का फायदा होगा। ऑल्सो डिपेंड कि आपका 11th हाउस कितना स्ट्रांग है, सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग है, लेकिन होगा तो होगा, क्योंकि वो देने को बाध्य हो जाएंगे। सो संयोग्स,
एंड रिजल्ट ऑफ दशा, हर प्लैनेट का क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सूर्य की दशा में क्या रिजल्ट आ सकता है, केतु की दशाओं में क्या रिजल्ट आ सकता है, बुध की दशाओं में क्या रिजल्ट आ सकता है, हर प्लैनेट का क्या क्या रिजल्ट आ सकता है वो पढ़ेंगे। और कुंडली के रिस्पेक्ट से क्या रिजल्ट आएगा वो पढ़ेंगे। ठीक है। अगेन एग्जाम्पल चार्ट्स, ये सब हम लोग सिर्फ थियोरिटिकली नहीं करेंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स चार्ट लेंगे और उसके बाद ही करेंगे। फाइनली आता है, सो दशा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी हमको अगर टाइमिंग ऑफ इवेंट देखना है तो दशा के बगैर नहीं होगा। वो नवांश हो, D1 है, सब ठीक है, बट दशा के बगैर कुछ नहीं होने वाले। आपने कुंडली देखी, आपने बोल दिया कि भाई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ेगा, लेकिन कब पढ़ेगा या कब शादी होगी या कब उसको बच्चा होगा या कब वो घर खरीदेगा, वो दशा आपको बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। सो दशा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हमारे पराशरी एस्ट्रोलॉजी। फिर फाइनली आता है ट्रांजिट। तो देखो, ट्रांजिट अकेला जल्दी से कुछ नहीं करता, बट ये कहना भी आधा सत्य है, आधा सत्य नहीं है। क्योंकि हम जब मेजर ट्रांजिट देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। जैसे अभी देखिए, अभी हमारा एक्लिप्स आया था कुछ दिन पहले, जब सूर्य ग्रहण लगा था। और कुछ देशों के राष्ट्रपति ने एक के बाद एक, 3-4 देशों के राष्ट्रपति ने रिजाइन किया था। तो ये पूरे विश्व पे ट्रांजिट का असर तो पड़ता है, वो बात होती है, करेक्ट है। बट एट द सेम टाइम अगर वो दशा से जुड़ जाएगा, जैसे कि गुरु की दशा भी चल रही है और ट्रांजिट भी कोई बहुत अच्छा चल रहा है ना, तो फिर वो काम होके ही रहेगा। अगर गुरु टॉरस से, टॉरस कालपुरुष कुंडली का कहाँ पे जाता है, सेकंड हाउस का, सेकंड हाउस में जाता है कालपुरुष कुंडली में, मतलब वेल्थ का स्थान है। और गुरु की टॉरस से जब ट्रांजिट होती है, जनरली ओवरऑल एक अच्छा वेल्थ क्रिएट होता है। परिवार में बोल दो, स्टेट में बोल दो या कंट्री में बोल दो। लेकिन अगर दशा के साथ रिलेट हो गया और वहां पे गुरु बाध्य भी था देने को, तो वो होगा ही होगा। तो ये ट्रांजिट हम देखेंगे। ट्रांजिट समझने के रूल्स क्या है, तो कौन से प्लैनेट कितने दिन में ट्रांजिट करता है। जैसे गुरु 1 साल में, सूर्य 1 महीने में, एक राशि को क्रॉस करने में कितना समय लगता है वो समझेंगे। ट्रांजिट का क्या मतलब है, ट्रांजिट मतलब गोचर। हम जब पैदा हुए तो एक कुंडली लेके पैदा हुए। शनि मेरा सपोज 7th हाउस में था, लेकिन क्या अभी तक शनि 7th हाउस में है? नहीं, शनि उस दिन 7th हाउस में था। अब वो घूम घूम के पता नहीं कितनी बार 7th हाउस क्रॉस कर चुका है। चंद्रमा तो हर महीने क्रॉस करता है। तो अभी एग्जैक्टली ट्रांजिट कहाँ है, जैसे अभी गुरु कहाँ पे है? अभी गुरु मिथुन राशि में है। राहु कहाँ है? राहु कुंभ में है। केतु लियो यानी कि सिंह में है। ठीक है। शनि कहाँ है अभी? शनि अभी पाइसेस में है, रेट्रो है। तो अभी ट्रांजिट क्या है और अभी का ट्रांजिट मुझे कैसे हेल्प कर रहा है, मेरे पाइसेस साइन मेरा कहाँ पे पड़ रहा है और शनि का वहां पे ट्रांजिट हो रहा है, तो मैं क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकती हूँ या क्या कर सकते हैं। और अगर वो दशा के साथ रिलेट हो रहा है तो ये डेफिनेटली बहुत बढ़ जाता है। तो थंब रूल टू अंडरस्टैंड प्लैनेट ट्रांजिटिंग इन राशि, कि कितने टाइम के बाद ये वापस होगा। ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, 15 साल पहले मेरी वेल्थ वगैरह सब बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा कर रहा था, कर रही थी, लाखों में कमा, क्या मेरा वो समय वापस आएगा? उस समय मेरी दशा इसकी थी, उसकी थी, सपोज केतु की ही थी, बहुत अच्छा, क्या मेरा समय वापस आएगा? तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं, उस समय शनि केतु में हो सकता है आपने अच्छा किया हो या खराब किया हो। तो क्या हर केतु अंतर्दशा में आप खराब करेंगे? जरूरी नहीं है। डिपेंडिंग अगेन प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं, उस समय केतु का ट्रांजिट कहाँ था और अभी केतु का ट्रांजिट कहाँ पे है। तो ट्रांजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वापस से वो ट्रांजिट कब होगा और कैसा रहेगा। इफेक्ट ऑफ स्लो, अभी देखो, जो फास्टर मूविंग प्लैनेट है ना, जैसे कि चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, ये सब 1 महीना में ट्रांजिट कर लेते हैं।
मतलब कि चंद्रमा तो हर 2-2 दिन में ट्रांजिट करता है, लेकिन बुध को एक साइन बदलने में 1 महीना, शुक्र को एक साइन बदलने में लगभग 1 महीना, ऐसे वो ट्रांजिट करते हैं। तो वो बार बार उधर ही आते रहते हैं। लेकिन जब हमको रिजल्ट देखना है बड़े क्वेश्चंस का, तो हम स्लो मूविंग प्लैनेट लेते हैं। स्लो मूविंग प्लैनेट कौन से हुए? शनि हुए, गुरु हुए और राहु के। तो ये चार हमारे मेन स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो वो एक एक साइन में मिनिमम 1 साल तो रहेंगे। जैसे गुरु मिनिमम 1 साल रहेंगे, और शनि जैसे प्लैनेट है जिनका और भी स्लो ट्रांजिट है, तो वो लगभग 2.5 साल रहते हैं। तो 2.5 साल अगर कोई आपके घर में आके बैठ जाए, उसका असर, और 2.5 दिन के लिए कोई आके बैठा है, उसका असर। जस्ट इमेजिन, आपको पता चलता है कोई आपके घर आने वाला है, 2 दिन आने वाला है, ठीक है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, 2 दिन की बात है, कोई बात नहीं। और वही पता चलेगा 2-2.5 साल आने वाला है, तो फिर एडजस्ट करने से तो पॉसिबल नहीं होगा, कुछ बड़ा अरेंजमेंट हमको करना पड़ेगा। करेक्ट है? तो इस तरह से जो स्लो मूविंग प्लैनेट है वो 2-2, 2.5 2.5 साल तक भी बैठे रहेंगे वहां पे। तो उसका कुछ मेजर इफेक्ट होता है, तब हमारे पास मेजर इवेंट्स आते हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं लाइफ में, जैसे कि शादी है, बच्चा है, घर खरीदना है, कोई बड़ी यात्राएं हैं, वो जो जिंदगी में हम बार बार नहीं करते, ये सब हमको दिखलाता है स्लो मूविंग प्लैनेट्स के ट्रांजिट। और जो घटनाएं हमारे रोजमर्रा के हैं, ठीक है किसी से थोड़ा बहुत बहसबाजी हो गई, हम रोज उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, रोज मेरे रोज का जो काम है, रोज ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऑफिस में कुछ थोड़ा बहुत कम ज्यादा हर साल थोड़ी बहुत सैलरी हाइक हो गई, तो ये हमको ट्रांजिट का बहुत असर नहीं आएगा। ट्रांजिट का असर कब आएगा और दशा से रिलेट करेंगे, तो जब जैसे कोई बड़ा प्रमोशन हो गया, तो ये सब हमारा स्लो मूविंग ट्रांजिट बताता है, क्योंकि वो काफी टाइम तक एक साइन में रहेगा, तो कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दे के ही जाएगा। डिपेंड वो साइन आपका कहाँ कौन से हाउस में पड़ रहा है, उसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, और वो दशाएं कौन सी चल रही हैं। ठीक है? तो ये हम देखेंगे। अब यही जो हमने पहले पढ़ा ना, नवांश में जो पढ़ा, दशा में जो पढ़ा, उसके समझ में आ गया कि प्लैनेट कैसा रिजल्ट देगा, तो फिर ट्रांजिट में वो कैसा। इसलिए ये नवांश और दशा के बाद लास्ट हमारा आएगा ट्रांजिट, क्योंकि उन दोनों से कंबाइन करके फिर देखना पड़ेगा। रिजल्ट ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट, जैसे कि गुरु का जब आपके नेटल चंद्रमा के ऊपर से क्रॉस होता है, तो कोई ना कोई बड़ी घटना होती है। आप लोग लगा के देखिए अपनी कुंडली में, जिनका भी, जैसे अभी गुरु कहाँ है? अभी मिथुन में है। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, क्या उनके साथ कोई घटना हुई? अगर शादी के पात्र थे ऐसे लोग, तो क्या उनकी शादी हुई? शादी की कोई बात हुई? कुछ मेजर ऐसा लग रहा था कि हाँ होने वाला है, या बात फिक्स हो गई? ठीक है। तो गुरु का चंद्रमा के ऊपर से, वीनस के ऊपर से, वैसे ही शनि मंगल, शनि राहु, इस तरह से कुछ मेजर ट्रांजिट होते हैं कि दोनों जब साथ में आ जाए, यानी कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं तो राहु बैठा होगा, उसके ऊपर से जब शनि महाराज जा रहे हैं। अभी शनि कहाँ जा रहे हैं? अभी शनि जा रहे हैं मीन राशि से। तो जिनकी कुंडली में भी मीन का राहु है, उसके ऊपर से शनि जा रहा है। तो अगर मान लीजिए यही आपका 12वें घर में कॉम्बिनेशन बन रहा है, यानी कि एरीज लग्न है, शनि यहाँ पे नेचुरल मेलेफिक है, और ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, और चोट लगने का भी काफी सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। क्यों? क्योंकि राहु लगवाता ही है चोट। ठीक है। तो और उसकी वजह से खर्चा। तो इस तरह के कुछ मेजर ट्रांजिट हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या होने की संभावनाएं हो सकती है। वैसे ही साढ़े साती भी ट्रांजिट से ही देखा जाता है। जब भी शनि का गोचर चंद्रमा के एक हाउस पहले, चंद्रमा पे और चंद्रमा के एक हाउस बाद आ जाता है साढ़े साती। अभी साढ़े साती किनकी चल रही है? अभी जैसे शनि कहाँ पे है? मीन में है। तो जितने भी जातक मीन राशि वाले हैं, उन सबका साढ़े साती, जितने भी कुंभ वाले हैं उन सबका साढ़े साती। अब कुंभ वालों का खत्म हो रहा है, मीन वालों का बीच में चल रहा है, और जितने भी मेष वाले हैं उनका शुरू हुआ है। तो ये गोचर में पता चलता है। तो ये भी हम लोग, ये सारे ट्रांजिट हैं।
तो ये देखो, यही है ना, शनि साढ़े साथी शनि से ही क्यों बना? शनि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट है। तो स्लो मूविंग प्लैनेट का ट्रांजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखना पड़ेगा, भले ही दशा हो नहीं हो, बट ट्रांजिट का भी अपना बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वो देखेंगे। फिर कुछ मेजर इवेंट कब कुछ करना चाहिए या नहीं। सपोज मेरी बहुत अच्छी दुकान चल रही, मेरा बहुत अच्छा व्यवसाय चल रहा है, अब मेरे को एक्सपैंड करना है, अष्टमेश का मेरा दशा आ गया, और अष्टम से ही कोई स्लो बड़े प्लैनेट्स जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बुद्धि वाली बात नहीं रहेगी कि उस समय मैं अपना कोई काम का एक्सपेंशन करने का सोचूं। उस समय मैं कुछ लर्निंग सोच सकती हूँ, या कुछ कुछ नया सीख लिया, या कुछ ऐसा किया जिससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे वेल्थ में। बट उस समय मैं ऐसा कुछ 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 एक्सपेंशन का सोचूं, कुछ पैसे लगाने का सोचूं, तो वो गड्ढे में जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो डूइंग और अवॉइडिंग इंपॉर्टेंट इवेंट इन ट्रांजिट, ये मुहूर्त का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया, बट नॉट एग्जैक्टली मुहूर्त। तो बिवेयर, मैं ये बोल सकती हूँ, बिवेयर ऑफ डूइंग समथिंग जब हमारा ऐसा कोई ट्रांजिट चल रहा हो, वो समझेंगे हम लोग। देन डबल ट्रांजिट, डबल ट्रांजिट क्या होता है? शनि और गुरु के दोनों के इफेक्ट से डबल ट्रांजिट होता है। तो दोनों ही प्लैनेट जिस हाउस को, जिस साइन को देखते हैं, और वो साइन आपकी कुंडली में कहाँ पड़ रहा है, उससे रिलेटेड कोई कोई ना कोई घटना होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डबल डबल ट्रांजिट। तो ये सब कुंडली में लगा के हम लोग सीखेंगे। पंकज जी, अगर टाइम है तो फिर मैं एक कुंडली लगाना चाहूंगी यहाँ पे। जी मैम, मेरे ख्याल से अगर किसी का कोई सवाल हो अभी तक तो वो ले सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देख टाइम अगर 15-20 मिनट और लगता है तो ले लेंगे। बहुत बढ़िया। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ में आया या कोई क्लैरिफिकेशन? ठीक है, आई थिंक कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक। तो मैं जो जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया, तो आई वुड लाइक कि एक एग्जाम्पल चार्ट से समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कि आप लोगों को बेसिक कुंडली देखनी आती है। मीमा जी बोल रहे हैं कि ऑल इज वेरी वेरी गुड। तो ठीक है मैडम, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। ओके। Good evening, ma'am. I am हाँ from जी। Nepal. I want to know my chart. My date of birth is 4th November नो मैडम, दिस 1975. इज टुडे वी आर जस्ट गिविंग अ डेमो लेक्चर। अब क्लास में अगर आएंगी तो वी कैन टेक, अभी तो ऐसे कुंडली 1 मिनट में देखी भी नहीं जाती है मैडम। एक डेमो क्लास है, हम लोग उसका ले रहे हैं, ठीक है? मुझे नहीं आता मैम, मैं डेमो क्लास और कभी नहीं अटेंड किया ना, कोई तो बात। मुझे नहीं आता कुछ। जो मीटिंग ही नहीं आती है देखने से अटेंड करना। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट, ठीक है? तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, अभी जो जितनी भी चीजें बताई मैंने आप लोगों को, नवांश बताया, दशा बताया, ट्रांजिट बताया, तो उसको कैसे देखा जाता है? तो ये है हमारा नेटल चार्ट नरेंद्र मोदी का। ठीक है, बर्थ डेट क्या है? 17 सितंबर 1950, 11 बजे का बर्थ है, वाडनगर। ये उनका है नवांश। तो ये तो हम बनाना सीखेंगे कि नवांश चार्ट बनता कैसे है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो आ रहा है, इस ये हर एक चीज पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा है नेटल चार्ट, जिसको लेके नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए। ओके। फिर उस चार्ट की हेल्प से क्या बना हमारा नवांश या D9, तो ये ध्यान देंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे तो सॉफ्टवेयर में बना बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात हमने क्या की? दशा की। तो ये है उनकी दशा का विमशोत्तरी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना विमशोत्तरी, तो ये विमशोत्तरी दशा है। तो जो लेफ्ट में है वो महादशा है, और जो राइट में है वो अंतरदशा है।
तो अंतरदशा लगभग 1 साल में, जब बड़ा अगर रहा तो 2 साल में, उससे ज्यादा 2-2.5 साल महा अंतरदशा बदलता है। बट आपको ये मार्स 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 मार्स, तो ये 7 ईयर्स तक यही मार्स चलता रहेगा। तो इसलिए आपको ये मार्स 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 दिख रहा है। अभी उनकी क्या चल रही है, मंगल में बुध, मार्स मर्क्यूरी, उनकी अभी 2025 मई में शुरू हो गई, लगभग जून में। एनीवे, तो ये नेटल चार्ट है। नेटल चार्ट में क्या है, स्कॉर्पियो लग्न है यानी वृश्चिक लग्न है, और लग्न का स्वामी मंगल लग्न में ही बैठा हुआ है। ओके, यानी कि हमारा ये जो चार्ट है ये स्ट्रांग है, लग्न का स्वामी लग्न में है, चंद्रमा भी पहले ही घर में नीच का बैठा है। तो अब मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या चंद्रमा सचमुच नीच है या नीच भंग हो गया है। ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पे चंद्रमा नीच भंग हो गया है बिकॉज ऑफ नीच भंग कॉम्बिनेशन। शनि और शुक्र 10th हाउस में बैठे हैं, गुरु 4th हाउस में बैठे हैं, राहु 5वें घर में है, और केतु बुध और सूर्य ये सारे 11वें घर में बैठे हैं। अब कुंडली का उपचय हाउस क्या होता है, कुंडली का उपचय हाउस होता है तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर। ये 4 घर कुंडली के उपचय हाउस होते हैं। तो उपचय हाउस में कितने प्लैनेट बैठे हैं, शुक्र, शनि, सूर्य, बुध और केतु, 5 उनके उपचय हाउस में बैठे हैं। इसका मतलब क्या है, उपचय हाउस में जो प्लैनेट बैठते हैं उनकी दशा अंतरदशा आई, या वो ये एक इंडिकेट करते हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि आराम से कुछ नहीं मिलेगा नेटिव को, स्ट्रगल करके मिलेगा। ऐसा नहीं है मिलेगा नहीं, लेकिन स्ट्रगल जरूरी है। आपको कभी भी उपचय हाउस के प्लैनेट, इट्स लाइक सिटिंग इन ऑफिस, आप काम करेंगे आपको सैलरी मिलेगी, नहीं तो घर पे आराम करिए। करेक्ट है। तो सैलरी चाहिए तो हमको पूरे महीने काम करनी पड़ती है ना? या कोई हम व्यवसाय ही कर रहे हैं तो पूरा महीना काम करते हैं तब हमको कुछ पॉकेट में पैसा आता है, बट वो मेहनत, तो उपचय हाउस वही दिखलाता है। अब हम लोग शुरू करते, ठीक है। चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में है। और अब हम लोग एक बार नवांश भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पुष्कर नवांश, ये सब कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई। उनके निधनांश यानी एक जो बहुत ही खराब टर्मिनोलॉजी है नवांश में, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है। पुष्कर नवांश में उनके चंद्रमा पुष्कर नवांश में है और शनि भी पुष्कर नवांश में है, और एसेंडेंट लॉर्ड यानी मंगल भी पुष्कर नवांश में है। तो मंगल नवांश में नीच का है लेकिन वो पुष्कर नवांश में है, चंद्रमा पुष्कर नवांश में है, और शनि तो 9 में से 3 प्लैनेट तो पुष्कर नवांश में हो गए, अच्छी बात है। अब हम लोग देखें दूसरे प्लैनेट्स की क्या हालत है। तो वीनस जो कि सिंह राशि में है, यहाँ पे भी सिंह राशि में ही बैठा है, यानी कि शुक्र उनका वर्गोत्तमी है, नवांश में वर्गोत्तमी है, तो शुक्र भी स्ट्रांग है। अब ये स्ट्रांग है वीक है, इस पे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, ये षडबल देख के भी हम लोगों को पता चल जाता है। इसका कैलकुलेशन जब होता है षडबल, जैसे मैंने आपको बताया D1 और D9 देख कर भी प्लैनेट का षडबल बनाया जाता है, और बाकी भी होता है, बट D9 का इसमें बहुत सहयोग है, बहुत योगदान है। ठीक है, तो हमने देखा सारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं। अब स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं है अच्छा ही हो, और वीनस इस कुंडली के लिए चूंकि इनका एसेंडेंट और चंद्रमा दोनों ही वृश्चिक है, तो इस कुंडली के लिए वीनस कोई बहुत अच्छा प्लैनेट है नहीं। मतलब कि वीनस जनरली जब दशाएं अंतरदशा आती है और कुंडली के लिए भी अच्छा है, तो हाथ में परोस के चीजें मिलेंगी आपको, धन दौलत बैठे बिठाए मिल जाएगी, प्रमोशन बैठे बिठाए मिल जाएगा। बट जब उपचे घर में प्लैनेट जाता है तो आपको वही काम क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब शनि की दशा में जातक का जन्म हुआ, शनि की दशा इनकी बहुत कम चली, लगभग 7-8-9 साल ही चली। उसके बाद आई बुध की दशा जब ये बड़े हो रहे थे, वो लंबी चली, 19 साल की, ठीक है। उसके बाद आया केतु, केतु भी 11वें ही घर में बैठा है, तो और उपचय हाउस में बैठा है। सो ही मस्ट हैव स्टार्टेड वेरी यंग, कि
बचपन से ही देखिए बुध भी उपचय में है, हालांकि बुध उच्च का बुध है और केतु भी उपचय में, तो ही मस्ट हैव स्टार्टेड वर्किंग हार्ड फ्रॉम वेरी वेरी यंग पीरियड। कुछ भी बैठे बिठाए मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बुध हुआ, बुध के बाद केतु हुआ, और केतु के बाद अब जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ, 25-26 साल का हो गया, क्या दशा आई? वीनस की दशा आई। वीनस 10वें घर में बैठे हैं और वीनस वर्गोत्तमी है। क्यों वर्गोत्तमी है? क्योंकि नवांश में भी लियो के हैं। तो क्या हम लोग रिजल्ट सोच सकते हैं? कुछ तो प्रमोशन होगा, 10th हाउस है, कुछ तो प्रमोशन होना चाहिए, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो उस समय इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और बहुत जल्द ही ये बीजेपी में अध्यक्ष के पद पे चले गए। इन वीनस दशा, इन वीनस महादशा इटसेल्फ 1985 जैसे ही वीनस शुरू हुआ, बीजेपी में ये चले गए, और उसके बाद काफी जल्दी ये बीजेपी में अध्यक्ष के पद पे भी चले गए। 95 विद इन 10 ईयर्स, मतलब वीनस राहु में। राहु भी बहुत स्ट्रांग है इनका, ठीक है। राहु भी अगर देखा जाए, जैसे मैंने नवांश तुल्य राशि तुल्य नवांश की बात की, तो उसके हिसाब से भी वो उपचय हाउस से कनेक्शन बिठाता है। जब भी इनका राहु की अंतर्दशा आई वीनस में, इनको एक बड़ा पोस्ट मिला, क्योंकि 10th से रिलेट कर रहा है यहाँ पे राहु। नवांश में देखा जाए, लियो में बैठा है, वो यहाँ पे ही आ जाएगा राशि तुल्य नवांश में, ठीक है। फिर क्या हुआ? 2001 में वो चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के। तो वीनस मर्क्यूरी, वीनस 10th में है, मर्क्यूरी अगेन उच्च का है, और उपचय हाउस में मेहनत से बना, और साथ में सिर्फ मेहनत से नहीं बना, ये उपचय हाउस में ये भी होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में इंसान को वो चीज मिल गई। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर जो उस समय थे, उनका थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, अगर आप लोग गूगल वूगल करोगे तो पता चल जाएगा, और फिर उस समय नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। बड़े आराम से सत्ता चला रहे थे, लंबे समय तक वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। पूरी सूर्य की दशा, ही वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, और काफी नाम भी हुआ उनका। चंद्रमा की दशा आई, चंद्रमा मैंने बोला ना पुष्कर दिखता है नीच का। अगर सिर्फ यही देखा जाए, 9th लॉर्ड इन 1st हाउस नीच का है, हम सोच नहीं पाएंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बट चंद्रमा के का ही महादशा था जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने। when was that? अगेन मून राहु, यानी कि 2014 मई में, अगर आप लोगों को याद है। फिर से मून राहु, अब दोनों का प्लेसमेंट देखिए। मून राहु का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, 5-9 का प्लेसमेंट है। मून यहाँ पे पुष्कर नवांश में चला गया, 9th का लॉर्ड है, असेंडेंट में बैठा है। मून राहु में उनको एक कोई बड़ी चीज मिली, ही बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर। मून के बाद क्या आया? मंगल की दशा। अब ये चल रही है मंगल की दशा। मंगल कहाँ का लॉर्ड है? 1st और 6th का लॉर्ड। 6th का लॉर्ड क्या दिखलाता है? लड़ाई झगड़ा, डिफिकल्टीज, ये सब भी दिखाता है। वी जस्ट सॉ अ वॉर विद पाकिस्तान। मार्स की ही दशा में चल रहा है। मार्स की दशा में कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। मार्स चूंकि उनका इतना स्ट्रांग है कि दैट इज वाई ही इज नोन, कि एकदम डिटरमाइंड होके टफ डिसीजंस ले पाते हैं। अभी भी ले रहे हैं, और अभी तो दशा ही चल रही है, ठीक है। और 7.5 की बात मैं कर रही थी। तो जब 2014 की आप ट्रांजिट कुंडली लगाते हैं ना, तो शनि लीब्रा में तुला से जा रहा था। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ बनाया हुआ भी है, था, देखिए 2014 का ट्रांजिट चार्ट है, मई का। शनि कहाँ दिख रहा है आपको? तुला राशि में। अब तुला राशि उनकी कुंडली में, यहाँ पे आप लोगों को दिखा होगा शनि तुला राशि में वक्रीय होके बैठे हैं। अब उनकी कुंडली में हमने देखा तुला राशि उनके 12वें घर में, और मून से 12वें, यानी कि 7.5। 7.5 में डिफिकल्टीज होती हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत बड़े रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है बाकी की दशाएं। मैंने बोला दशा, ट्रांजिट, नवांश। शनि यहाँ उनके पुष्कर नवांश में बैठा है, शनि को देना ही पड़ेगा हार्ड वर्क का रिजल्ट। 7.5 लगी, ही बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर। अगेन ही बिकेम आवर प्राइम मिनिस्टर व्हेन? इन 2019, सेकेंड टर्म, ठीक है।
फिर वो मून केतु के ही इसमें हुआ, दशा में हुआ। केतु अगेन कहाँ बैठा हुआ है, उनके 11वें घर में बैठा है, उपजय घर में बैठा है। मेहनत करके उनको अ, फिर से वो टर्म मिला। थर्ड टर्म कब कब मिला? 2024 में आया था ना, तो मंगल शनि। तो देखिए 10th में बैठा है, उपचय हाउस में बैठा है, पुष्कर नवांश में बैठा है, तो ये रिजल्ट्स उनके अच्छे ही आने थे। और एक बहुत मजेदार चीज है, हमारे प्रधानमंत्री की कुंडली में इनके सारे प्लैनेट शीर्षोदय राशि में बैठे। आप लोगों में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय, ये हम लोग सीखेंगे। और इनका क्या महत्व होता है, प्लैनेट्स कैसा रिजल्ट देते हैं जब शीर्षोदय राशि में जाता है जब दशाएं उसकी आती हैं, पृष्ठोदय में हो या उभयोदय में हो। तो बेसिकली मेरे बोलने का मतलब ये है कि ट्रांजिट, दशा और नवांश, ये तीनों देख के फिर एक इवेंट होता है। इस कुंडली में देखा, ठीक है, ये आदमी मेहनत से बहुत आगे बढ़ेगा, अ, अच्छे पोस्ट पे जाएगा, कब जाएगा, है ना, जब बच्चा था तब बोल दिया होगा, कब होगा वो हमको क्या बताए, तब हमको देखना पड़ेगा नवांश में कैसा बैठा है, उसकी दशा आएगी भी या नहीं आएगी। अगर ये सारी दशाएं ही नहीं आती तो पूरा का पूरा चेंज हो जाता। हम बोलते हैं, कई बार हम देखते बहुत स्ट्रांग कुंडली आई है, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि दशाएं ही नहीं आई। पुष्कर नवांश में तो था प्लैनेट, भाग्यांश में तो था प्लैनेट, रिजल्ट ही नहीं मिला, दशाएं ही नहीं आई। तो दशाएं भी आनी चाहिए और ट्रांजिट को भी हेल्प करना चाहिए, तब जाके कोई एक घटना घटती है। तो इसका बहुत डिटेल्ड हम लोग पढ़ेंगे, ये तो एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा मैंने एग्जाम्पल लिया, बट आई विल बी टेकिंग ऑल दैट इन क्लास। सो यहाँ पे आई थिंक आई एम डन, और आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग ले सकते एक अनाउंसमेंट कर लेते हैं छोटी सी। ये कोर्स हमारा 30 सितंबर से शुरू होगा, और ट्यूसडे, मंगलवार और गुरुवार, थर्सडे, शाम को 8 बजे रहेगा। टोटल 16 क्लासेस रहेंगे, तो उस हिसाब से लगभग 2 महीने ये कोर्स चलेगा। तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, अ, वो अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क की इंफॉर्मेशन हमने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है। अभी हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को बेसिक में कहीं प्रॉब्लम हो, मैडम शीर्षोदय, पृष्ठोदय ये सब नहीं पता है, फंक्शनल मेलेफिक बेनिफिक नहीं पता है, तो वो सब हम लोग क्लास में क्लैरिफाई करेंगे। हाँ, अगर आपको दृष्टि नहीं समझ में आ रही है, भाव नहीं समझ में आ रहा है, साइन नहीं, तो फिर मुश्किल है। मतलब बेसिक आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, और थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज में प्रॉब्लम है तो वो हम लोग क्लैरिफाई कर लेंगे क्लास में। लगभग 2 महीने हैं हमारे, 2 से ज्यादा ही जाएगा। 16 क्लासेस हैं, वीक में 2 दिन है, व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा ऑन रहता है, क्वेश्चन आंसर्स विल बी ऑलवेज ऑन, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ लोग अपना चार्ट की भी बात करना चाह रहे थे, तो वो जरूर से हम लोग अटेंड करेंगे। आप मिमी जी, आप मुझे संपर्क कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम लोग उसका अरेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई और प्रश्न या क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। पंकज जी, और कुछ बताना है? तो मिलते हैं कोर्स में, वी लुक फॉरवर्ड। ओके, थैंक यू सो मच, प्रणाम।